हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 3, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। इससे पहले वाली वीडियोस में हम प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 को बिल्कुल बेहतर कंसेप्ट समझते हुए कंप्लीट कर चुके हैं। उसके एक एक क्वेश्चंस को हमने अच्छे से समझा है और कंप्लीट किया है। आज हमारी प्रश्नावली है चतुर्भुज को समझना, अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, चतुर्भुजों को समझने से पहले इस प्रश्नावली में कुछ बेसिक्स बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि फिर हम उसके क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, चार भुजाओं से घिरीबंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा 6th और 7th क्लास में। जब हम देखते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4, और घिरी हुई बंद आकृति, तो ये हमारी चतुर्भुज है। अब प्रश्नावली का तो नाम है चतुर्भुज को समझना, लेकिन इसके अंदर हमारे कुछ और पहले बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे वक्र क्या होता है, ठीक है, वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है। तो पहले हम कुछ इन बेसिक्स बातों के बारे में पढ़ेंगे, ताकि फिर हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। तो देखिए, आसान भाषा में समझना, वक्र का मतलब क्या होता है। आपने बोर्ड पे बिना पेन उठाए कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं कैसे भी खींची। अब ये कैसा है? ये खुला वक्र है, ठीक है। अगर आपने ऐसे करते हैं इसको बंद कर दिया तो ये कैसा वक्र हो गया? बंद वक्र हो गया। तो वक्र तो है नॉर्मल। अब देखो, बहुभुज क्या होता है, जिसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। बहुभुज क्या होता है? अब आपने, अगर आपने हिंदी में आपको पता होगा, देखो, बहु मतलब बहुत सारी, भुज का मतलब भुजाएं, मतलब पॉलीगन्स का मतलब होता है इसकी बहुत सारी भुजाएं हों। और आप इसको ऐसे समझना, अगर मैं ऐसे कर्व से बना रही हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये तो वक्र है, कर्व है। लेकिन अगर मैंने सीधे रेखाखंड बनाए, ठीक है, सीधे रेखाखंडों को बना के अगर मैं कोई आकृति बना रही हूँ, ठीक है, सीधे रेखाखंडों को बना के अगर मैं कोई आकृति बना रही हूं ना, और बंद आकृति बन रही है, तो इसे मैं क्या कहूंगी? बहुभुज कहूंगी। यानी कि बहुभुज, पॉलीगन्स क्या होता है? सीधे रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहोगे मैम ये तो वक्र है। मैं आपसे बोलूं ये क्या है, तो आप कहोगे मैडम ये तो बहुभुज है। बहुभुज मतलब भुजाएं बहुत सारी हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4, चार भुजाएं हैं। सीधे रेखाखंड है, बिल्कुल सीधे रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक ये आकृति बनाई, तो बताओ क्या ये बहुभुज है क्या? तो हाँ, ये भी बहुभुज है, क्योंकि बिल्कुल सीधे रेखाखंड है। सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? हमारे पास बहुभुज है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो भी है वो। अच्छा, ये तो वक्र कैसा है? ये खुला वक्र है ना, आकृति बंद नहीं हो रही। अगर मैंने इसको ऐसे ऐसे करते ऐसे बंद कर दिया, तो ये कैसा वक्र हो गया? ये तो बंद वक्र हो गया, ठीक है। तो ये तो था वक्र। बहुभुज इंपॉर्टेंट है। सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, जिसे हम पॉलीगन्स कहते हैं। अब है इंपॉर्टेंट, जो हमें अच्छे से समझना है। देखिए, ये उत्तल बहुभुज क्या होता है। देखिए, उत्तल का मतलब कन्वेक्स, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, कन्वेक्स एंड कनकेव। अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा कि अगर किसी मिरर के हम मान लो बाहर वाले पोर्शन पे कलर कर दें, और अंदर वाला जो उसका हिस्सा है वो अगर रिफ्लेक्शन का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कनकेव। जैसे गुफा जैसा दिख रहा है ना, कनकेव, जिसको हम हिंदी में अवतल बोलते हैं, ठीक है। और अगर मान लो इस मिरर में अंदर की तरफ मैं कलर कर दूं, तो इसका बाहर वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन का काम करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स कहते हैं, यानी कि उत्तल कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही बहुभुज के अंदर भी, जैसे एक होता है हमारा उत्तल बहुभुज, यानी कि कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होता है, तो देखिए, जिस बहुभुज में विकर्ण का कोई भी भाग बाहर की तरफ ना आए। अब देखिए, आपको ये तो पता होगा, जैसे मानो मैंने आपके सामने कोई आकृति बनाई, जैसे आप समझिए मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज सा ड्रॉ किया है, ठीक है। अब आप बताइए, विकर्ण किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ना आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। ये क्या है? विकर्ण है। ये क्या है? विकर्ण। बताओ इसमें कितने विकर्ण है? दो विकर्ण है, तो आप समझते हो। अब इसमें मैंने विकर्ण खींचे, क्या कोई भी ऐसा विकर्ण है जो बाहर बना हो? नहीं बना ना, दोनों विकर्ण इस आकृति के अंदर की तरफ बने हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी बहुभुज मिले, जैसे आप ये बताओ ये कितनी भुजाओं वाला, पहले आप ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 भुजाओं वाला है। इसको हम देखा जाए तो षटभुज भी कह सकते हैं ना। ये हमारा 6 भुजाओं वाला हेक्सागोनल, जिसको हम कह देते हैं 6 भुजाओं वाला है। अब अगर मैं इस बहुभुज में विकर्णों को विकर्ण बनाऊं, विकर्ण हमें पता है आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा। अब जैसे मान लो ये है, इसको मैं इससे मिला सकती हूँ,
इस बिंदु को इस बिंदु से मिला सकती हूँ, ये रहा विकर्ण खींच दिया। एक इस बिंदु को मैं इसके साथ मिला सकती हूँ, एक विकर्ण और खींच दिया। तो ऐसा कोई भी विकर्ण नहीं है जो इस आकृति के बाहर बना हो, नहीं बना ना, सारे इसके अंदर ही है। यानी कि जिस बहुभुज में विकर्ण का कोई भी भाग उसके बहिर्भाग मतलब बाहर नहीं आए, उसके अंदर ही विकर्ण बन रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज, यानी कि कन्वेक्स पॉलीगन्स। ठीक है, अब जैसे ये आकृति देखिए जो कि एक समलंब चतुर्भुज की है, अगर आप इसके अंदर भी विकर्णों को मिलाएंगे तो दोनों विकर्ण कैसे बन रहे हैं, इसके अंदर ही बन रहे हैं। बहुभुज तो है ना, ये सीधी रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। और जिस बहुभुज में विकर्ण सारे अंदर ही बने, उस आकृति के बाहर नहीं बन रहे, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। जैसे आप इस आकृति में देखिए, अगर आप इसके भी विकर्ण बनाओगे तो इसके अंदर की तरफ बनेंगे। इस आकृति में देखिए विकर्ण बनाएंगे तो बिल्कुल इसके अंदर की तरफ बनेंगे। तो इसका मतलब ये कैसी आकृति है, ये सारी आकृतियां हैं उत्तल बहुभुज की। ये सभी आकृतियां कैसी है, उत्तल बहुभुज की है। ठीक है, अब देखिए फिर ये अवतल बहुभुज क्या होता है, ये कनकेव जो पॉलीगन्स होता है वो क्या होता है। देखो जैसे मैंने एक आकृति बनाई, अब आप इसको देखिए, बहुभुज तो है क्योंकि सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृतियां हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं इसमें विकर्ण खींचिए, तो आप देखो बिंदु है ये रहा, इसका कहीं ना कहीं एक विकर्ण बाहर आया कि नहीं आया, आया। समझ रहे हो आप मेरी बात को, यानी कि सारे विकर्ण इसके अंदर नहीं बन पाएंगे। कोई भी एक विकर्ण, अगर मानो कोई भी विकर्ण इसका बाहर की तरफ बन गया, इस आकृति में देखिए, इस आकृति में देखिए, यहाँ इस आकृति में देखिए, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम साइंस में नहीं पढ़ते, साइंस में हम पढ़ते हैं ना, जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं ऐसी वाली आकृतियां जब बाहर की तरफ कलर किया होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या होता है, अवतल, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो, जहां पे ऐसे वाली, यानी कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन का काम हमारे अंदर वाली चीजें करती है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, जैसे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा होता है, चम्मच का एक बाहरी हिस्सा होता है, एक अंदर वाला हिस्सा होता है, वो अवतल है। तो जब भी आपको कोई ऐसी आकृति मिले जिसमें कुछ ऐसी चीज अंदर की तरफ जा रही है, ये देखो अंदर की तरफ जा रही है, तो आप आराम से पहचान लेना कि ये तो भाई अवतल बहुभुज है। ठीक है, तो ये कैसे बहुभुज है, अवतल बहुभुज, यानी कि इसमें आप कोई भी विकर्ण ड्रॉ करोगे ना, तो कोई कम से कम एक तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो ये कैसा है, अवतल बहुभुज। तो अब तक हमने क्या देखा, वक्र, कर्व क्या होता है, सीधी रेखा, कोई भी आप बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, पेन मतलब किसी समतल आकृति के ऊपर आपने पेंसिल या पेन से कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट किया, वक्र है। खुला वक्र है, अगर जोड़ करनी तो उसको, अगर आपने उस आकृति को पूरा बंद कर दिया तो वो बंद वक्र हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है हमारा पॉलीगन्स, बहुभुज क्या होता है, तो सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कह देंगे। अब वो बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला, अब वो त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज में कोई भी हो सकता है, ठीक है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, मतलब उनकी भुजाओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति है। फिर हमने देखा कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, इनके हमारा कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए जिस बहुभुज में विकर्ण का कोई भी भाग, मतलब एक भी विकर्ण ऐसा नहीं है जो इस आकृति के बाहर बन रहा हो, इसका मतलब ये कैसा है, ये हमारा उत्तल बहुभुज होता है। और अगर आपने कोई ऐसे, हमारा अवतल बहुभुज है जिसमें कोई भी एक विकर्ण अगर बाहर बन रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा बहुभुज है हमारा, वो अवतल बहुभुज होगा। तो अब तक हमने इन चीजों को समझा। अब हम इस प्रश्नावली 3.1 में नेक्स्ट एक पॉइंट और है हमारा समझने वाला, उसको हम समझेंगे, फिर हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक और है, उसको समझने के बाद हम चलेंगे 3.1 के सभी क्वेश्चंस के ऊपर। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि समबहुभुज क्या होता है तथा विषम बहुभुज क्या होता है। विषम बहुभुज क्या होता है, अब आप इसको अच्छे से समझना। जैसे कि आपके बुक में क्वेश्चंस भी हैं, उसको हम करेंगे। 3.1 के क्वेश्चंस हैं। अब जैसे सम और विषम बहुभुज क्या होता है, देखो सम बहुभुज का मतलब रेगुलर, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा, और जो विषम का यहाँ पे मतलब है, ये हमारा इररेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है, अब आप समझना कैसे, अगर आपने कोई आकृति ड्रॉ की, जैसे मैं आपके सामने एक वर्ग बनाती हूँ। वर्ग किसे कहते हैं, वो आकृति जिसमें चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर हो और चारों कोण भी समान हो, ये है हमारा वर्ग। ठीक है, मानो मैंने एक वर्ग की आकृति ड्रॉ किया आपके सामने। अब आपको पता है कि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं,
और ये चारों कोण भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के होते हैं, समझ रहे हो आप। तो अगर सभी भुजाएं, मतलब कि कोई ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जब भी भुजाएं बराबर होंगी तो आप समझ लेना वो कैसा बहुभुज है, वो समबाहुभुज है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं जैसे ये किसका उदाहरण है, तो ये समबाहुभुज का उदाहरण है, वर्ग, क्योंकि इसके जितने ये जो बहुभुज बना है इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, समान है, तो समबाहुभुज हो गया, ठीक है। अब मानो मैंने आपके सामने आयत ड्रॉ किया, एक मैंने आपके सामने आयत बनाया। अब हमें पता है कि आयत में जो हमारी लंबाई और ये होती है हमारी चौड़ाई, यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं तो सेम नहीं है ना, आमने सामने की भुजाएं सेम है, कोण चाहे इसमें चारों के चारों 90 डिग्री की हो, लेकिन भुजाएं सारी समान नहीं है, यानी कि भुजाएं सारी सेम नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम विषम बहुभुज बोलेंगे, इसको हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। एकदम आसान से आपको ध्यान रखना है, अगर कोई ऐसा बहुभुज सारी भुजाएं सेम है ना तो आप बोलोगे समबाहुभुज है, ठीक है। अगर सभी भुजाएं सेम नहीं है तो वो विषम बहुभुज हो जाएगा। जैसे अब ये क्या है, तो ये विषम बहुभुज का उदाहरण है, विषम बहुभुज। अच्छा एक बात बताइए, अब एक शब्द मैं आपसे अलग से पूछती हूँ, बताओ समान कोणिक क्या होता है या समकोणिक क्या होता है। समकोणिक का मतलब, कोणिक मतलब कोण, एंगल। अगर सारे एंगल बराबर है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि भाई वो समकोणिक भी है। जैसे यहाँ देखिए, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वर्ग है ना वो समबाहुभुज भी है तथा समकोणिक भी है, क्योंकि कोण के मान सेम बराबर है। आप समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे आयत की, तो आयत में आपको देख रहे हो कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब चारों भुजाएं तो बराबर नहीं हुई ना, सभी भुजाएं बराबर नहीं है, तो विषम बहुभुज है। अच्छा विषम बहुभुज तो है लेकिन कोण इसमें सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, विषम बहुभुज है और ये भी क्या है, समकोणिक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई भी बहुभुज सारी भुजाएं सेम समान हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, समबाहुभुज। जैसे एक बात बताइए, जैसे आपने त्रिभुज पढ़ा होगा, जैसे कि आपने त्रिभुज पढ़ा है तो आपको पता है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं ना, एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं, यानी कि कोई भी भुजा सेम नहीं होती। तो अब आप बताइए, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक त्रिभुज ड्रॉ किया जिसकी तीनों भुजाएं सेम है, जैसे मानो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और माना ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कोई त्रिभुज है हमारे सामने, त्रिभुज ए बी सी, और हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है ना उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज है। अगर हम बात करें इसको तो देखो त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुभुज भी तो है ना एक तरह से। बहुभुज की डेफिनेशन क्या होती है, सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। अच्छा ये कौन से वाला बहुभुज है, 3 भुजाओं वाला है, तो ये त्रिभुज है। लेकिन अब ये बहुभुज कैसा है, ये समबाहुभुज है या विषम बहुभुज है, तो हम कहेंगे ये एक समबाहुभुज है। ये एक समबाहुभुज क्यों है, क्योंकि इसमें भुजाओं की जो संख्या है वो तीनों की तीनों जो भुजाएं हैं वो समान लंबाई की हैं, तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं सेम है, तो ये हमारा समबाहुभुज है। क्या इसमें कोण भी सेम है क्या, तो हाँ इसमें तीनों कोण भी बराबर है, तो हम इसको बोल देंगे ये हमारी समकोणिक भी है, ठीक है। अगर मानो मैंने आपके सामने एक ऐसे ड्रॉ किया, जैसे मानो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज आपके सामने मैंने ड्रॉ किया, जैसे मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ दो ही भुजाएं सेम हुई, सभी भुजाएं तो सेम नहीं हुई, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा विषम बहुभुज आ जाएगा, ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन आ जाएगा, ठीक है। और कोण भी इसमें सेम नहीं है, तो आपको इन चीजों के बारे में ध्यान होना चाहिए। यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा, वक्र पढ़ा, बहुभुज पढ़ा, फिर हमने देखा उत्तल बहुभुज क्या होता है जिसमें सारे विकर्ण उसके अंदर ही बन जाए, अवतल बहुभुज क्या होता है जिसमें कोई भी विकर्ण उस आकृति के बाहर बन रहा हो तो वो अवतल बहुभुज है। फिर हमने देखा कि सम बहुभुज क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं जो बनी हुई हैं वो समान है, एक जैसी मतलब कि लंबाई चौड़ाई की है, सेम है वो अगर, तो वो हमारा समबाहुभुज है। अगर भुजाएं सेम नहीं है, समान नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विषम बहुभुज, ठीक है। जैसे अब हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और भी लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा वर्ग था तो ये एक समबाहुभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये भी एक समबाहु क्या है हमारा
समबहुभुज है, और जहाँ पे आयत है और ये चीजें हैं, ये कैसी है हमारी विषम बहुभुज है। तो आप इनको भी अच्छे से नोट कर सकते हो। और अब हम चलेंगे हमारे प्रश्नावली के प्रश्न के ऊपर। जब आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लोगे ना कि बेवक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, तो प्रश्नावली के प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। जैसे अब आप देखिए स्टूडेंट्स, अब 3.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई है, ठीक है, और उसमें से पूछा हुआ है कि इन आकृतियों से बताइए आपके साधारण वक्र कौन कौन से हैं, बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है और अवतल बहुभुज कौन सा है। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि साधारण वक्र कौन कौन से इसमें, तो इस आकृति में आप देखोगे तो आकृति नंबर पहली, क्योंकि वक्र बोला है, पहली आकृति, आकृति नंबर दूसरी, ये भी एक वक्र है, आकृति नंबर 5 देखिए ये भी वक्र है। तो वक्र के लिए कुछ स्पेशल डेफिनेशन तो होती नहीं है कि बिल्कुल सीधे रेखाखंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए। ये देखिए आकृति नंबर 6 भी किस में आएगी, इसी में आएगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, 5 होगी, 6 होगी, और 7 नंबर आकृति जो है वो भी किस में आएगी, इसी के अंदर आएगी। तो साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृति आएगी, ये जो आपके सामने ऊपर ड्रॉ की हुई ये सारी आकृतियां कैसी हैं, तो ये सारी आकृतियां साधारण वक्र है। अच्छा, अगर आपसे पूछे बताओ बंद वक्र कौन से हैं, तो आपको दिख रहा है कि जो हमने आकृतियां ड्रॉ की है कि ये खुला वक्र है क्या, नहीं, बंद वक्र बना हुआ है। तो हमारे बंद वक्र के अंदर भी यही आंसर आएंगे, यानी कि पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली, 5वें नंबर वाली, 6 नंबर वाली और 7 नंबर वाली, यही आकृति हमारी कैसी हैं, बंद वक्र भी है। अब पूछा हुआ बहुभुज बताइए। अब बहुभुज की डेफिनेशन क्या थी, सीधे रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को बोलते हैं। अब देखो, सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई है और बंद भी है आकृति है ना, ये देखो सीधे रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति है, ये तो नहीं है ना, नहीं है सीधे रेखाखंड, इसमें भी सीधे रेखाखंड नहीं है, इनमें भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अब इसमें पूछा हुआ है कि बहुभुज कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि बहुभुज इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा, कर्व नहीं आना चाहिए कहीं बीच में, बिल्कुल सीधे रेखाखंडों से मिलकर बनी होनी चाहिए। तो सिर्फ आकृति नंबर पहली और जो दूसरी है, आकृति नंबर पहली और जो दूसरी है, सिर्फ यही दो है जो हमारी कैसी है, बहुभुज है। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि उत्तल बहुभुज बताइए। तो देखिए उत्तल बहुभुज हमने देखा था कि एक भी विकर्ण बाहर की तरफ नहीं बनना चाहिए, सारे विकर्ण अंदर बने। अब आप इस आकृति को देखो, अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि ये तो कैसा हो गया, अवतल आकृति बन गई। तो ये तो हमारा उत्तल बहुभुज नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ ये आकृति देखिए, अगर मैं इसके अंदर विकर्ण ड्रॉ करूं तो वो जो भी इसमें विकर्ण बनेंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो उत्तल बहुभुज में अगर पूछे कि आकृति कौन सी आएगी, तो उत्तल बहुभुज में आकृति नंबर दूसरी, यानी कि सेकंड आकृति जो नंबर आकृति है ये हमारी कैसी आकृति है, उत्तल बहुभुज है। अच्छा, फिर पूछा अवतल बहुभुज बताइए। तो अवतल बहुभुज में कौन सी आकृति आ जाएगी, तो अवतल बहुभुज में आ जाएगी हमारी फर्स्ट नंबर आकृति जो है वो इसमें आ जाएगी, क्योंकि अवतल बहुभुज की परिभाषा क्या थी, कोई भी एक विकर्ण उस आकृति के बाहर बने। तो हमें दिख रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं एक विकर्ण जो हमारी आकृति से बाहर बन रहा है, तो ये क्या आ जाएंगे इसके अंदर, अवतल बहुभुज। ठीक है, अब आप समझिए इसमें। और इसके साथ एक चीज और देखिए, क्या ये 4 नंबर आकृति है, क्या इसको भी हम अवतल बहुभुज कह सकते हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इस आकृति में अगर मैं इसमें विकर्ण ड्रॉ करूं तो बाहर की तरफ बनेगी, यानी आकृति नंबर 4 भी किसमें आ जाएगी, अवतल बहुभुज में आएगी। तो आपका ये क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लेना। पहले साधारण वक्र पूछा हुआ है, फिर बंद वक्र पूछा हुआ है, फिर बहुभुज पूछा हुआ है, उत्तल बहुभुज पूछा है और अवतल बहुभुज पूछा है, जो कि अगर हमें डेफिनेशंस पता है तो हम उनको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होते हैं, फिर हमने देखा उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम देखेंगे हमारा 3.1 का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो हम करेंगे। अच्छा, प्रश्न संख्या 2 हमें क्या कह रही है कि समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज। तो देखिए समबहुभुज हम उसे बोलेंगे ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं बराबर हो तथा जो उसमें कोण होते हैं वो कोण भी क्या हो, बराबर हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समबहुभुज की आकृति। जैसे हमने देखा था समबहुभुज में, तो आप इसके अंदर उदाहरण भी लिख सकते हैं समबहुभुज में।
तो इसके उदाहरण आ जाएंगे आपके सामने, जैसे कि हमारा समबाहु त्रिभुज क्या है, एक समबहुभुज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो तीनों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज इसमें आ जाएगा। वर्ग जो आ जाएगा इसमें आ जाएगा, कुछ चारों भुजाएं सेम होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये पूछा है कि समबहुभुज कहते किसे हैं। उसके बाद पूछा हुआ है इसमें क्वेश्चन कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। एक समबहुभुज का नाम बताएं, फर्स्ट जिसमें 3 भुजाएं हों, 3 भुजाएं हों। फिर पूछा हुआ है इसमें 4 भुजाएं हों, और फिर पूछा हुआ है इसमें 6 भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। अब आप देखिए, हमने पढ़ा था समबहुभुज किसे कहते हैं, ऐसा बहुभुज जिसमें जो उसमें भुजाएं होती हैं उनकी जो माप होती है कि भुजाएं भी बराबर हों और उसमें जो कोण है वो भी बराबर हो, तो उसे हम समबहुभुज कहते हैं। अब ऐसा कोई दिमाग में आपके बहुभुज आ रहा है, बहुभुज कौन से भुजाओं वाला, कितनी भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला ऐसा बहुभुज बताओ जिसमें तीनों कोण भी बराबर हो और तीनों भुजाएं भी बराबर हो, जैसे हमने अभी देखा समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्यों समबाहु त्रिभुज आया, क्योंकि तीनों भुजाएं भी सेम होती हैं और तीनों कोणों का मान भी बराबर होता है, तीनों भुजाएं सेम और तीनों कोण जो होते हैं इसमें प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, तीनों कोण भी समान है ना, और तीनों भुजाएं भी सेम है, तो समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि ऐसा समबहुभुज बताओ जो 4 भुजाओं वाला, ऐसा कौन सा समबहुभुज होता है, तो हमें पता है कि 4 भुजाएं वाला हो और समबहुभुज हो तो वो तो वर्ग होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं आपस में, और जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद पूछा है 6 भुजाएं हो, तो देखिए 6 भुजाएं वाला आपने हेक्सागोनल बनाया होगा ऐसे 6 भुजाओं वाला। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं, षटभुज कहते हैं। तो 6 भुजाएं हैं और 6 के 6 भुजाएं बराबर होती हैं और उसमें जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 3.1 जो है वो कंप्लीट है। तो देखिए आगे इसमें क्या पूछा था, 6 भुजाओं वाला, तो इसको हम क्या कह देंगे, जो 6 भुजाओं वाली आकृति है वो क्या हो जाएगी, हमारी षटभुज हो जाएगी, जिसमें भुजाएं भी बराबर है और कोण भी बराबर है। तो इस तरह से प्रश्नावली 3.1 के अंदर हमने वक्र को समझा, बहुभुज को समझा, उत्तल बहुभुज समझा, अवतल बहुभुज समझा, फिर हमने देखा कि जो सम बहुभुज क्या होते हैं जिसको हम रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं, और विषम बहुभुज क्या होते हैं जिसको हम इर्रेगुलर बहुभुज कहते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया आकृतियों वाला, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी एक 3 भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम बताओ, तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाओं वाले समबहुभुज का नाम बताओ तो हम कहेंगे वर्ग। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाला पूछे तो हम कह देंगे जो हमारा समषटभुज होता है वो। ठीक है, समषटभुज। ठीक है, समषटभुज। तो इस तरह से आप देखिए कि हमने आज प्रश्नावली 3.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब प्रश्नावली 3.2 जो है वो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।